हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर माय चैनल रोहित स्टार स्टडी। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके लिए 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी कक्षा 10 गणित के होने वाले हैं, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम जो कक्षा 10 का गणित का है वो 21 फरवरी को है। तो यहाँ पर आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न देखने को मिलेंगे वो सारे प्रश्नों की बात करेंगे। यहाँ पर हम आपको केवल और केवल महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की बात करेंगे, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम सारा कुछ कोर्स पढ़ के चलें। तो यहाँ पर हम केवल 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे और लगातार वीडियो लाता रहूँगा। यदि आप हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर आपको इसने पढ़ते ही पता मालूम चल गया होगा कि ये किस चैप्टर से आया हुआ है। तो आपको मालूम चला कि ये निर्देशांक ज्यामिति से आया हुआ है। तो काफ़ी अच्छा चैप्टर, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से बोर्ड एग्जाम में बनने वाले क्वेश्चनों की संख्या तो एक ही हो सकती है या 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, पर ये 5 अंक का आपका बोर्ड एग्जाम में इस प्रश्न से पूछे ही जाएंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम ने खुद इसको निर्धारित करके दिया है। तो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो कहने का अर्थ यहाँ पे ये क्या पूछ रहा है, आपने पता कि अनुपात, तो यहाँ पे ये विभाजन सूत्र लगेगा। अंतर विभाजन का फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि मान लीजिए कि ये 2 बिंदु दिए गए हैं, माना यहाँ पे मान लेते हैं हल करते वक्त ये दोनों बिंदु जो दिए गए हैं -1, माइनस जो 7 दिया है और यहाँ पे 4, -3 दिया है। तो इनमें दोनों में से एक को ए मान लेंगे, एक को बी मान लेंगे। तो इनके बीच की दूरी जो होगी, ऐसे मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पर हम आकृति के जरिए दिखा रहे हैं आपको। तो ये आपको ए वाले को मान लेते हैं -1, 7 और बी वाला आपका क्या है 4, -3। अभी ए और बी के जो बीच में कह रहा कि जो अनुपात है वो 2:3 का। कहने का अर्थ ये है कि यदि यहाँ पर हम देखें तो ये 2 है और यहाँ पे 3 खंड के हिसाब से, कि मतलब इधर का मान लीजिए 2 भाग है और इस रेखा का ये तीसरा भाग है। तो 2 भाग और 3 भाग मतलब 5 खंड कर दिए जाए रेखा के, तो 2 भाग इधर साइड हो जाएंगे। जैसे सपोज दैट देखे दिखा देता हूँ मैं आपको, ऐसे ये 3 भाग हैं इसमें और इसमें रेखा के 2 भाग हैं, तो ये 2:3 यही कहलाता है। तो ये अनुपात आपका दिया है, क्या दिया 2:3। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं माना बिंदु, जो बिंदु, क्योंकि हमने मान लिया ना बिंदु को, जो ए बिंदु है आपका उसको मान लिया हमने -1, 7 को हमने क्या मान लिया ए बिंदु, तथा बी बिंदु को हम मान लेते हैं किसको, बी बिंदु को हमने किसको माना है 4, -3 को। तो ये लिख देंगे। जो भी आपने किया वो सारा कुछ आपको लिखना है, क्योंकि वहाँ पर हिंदी में जो आपका देखते होंगे कि आपने आज हिंदी का पेपर दिया होगा, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिला होगा कि हिंदी में लिखना बहुत पड़ता है। तो उसी प्रकार इसमें भी थोड़ा बहुत गणित में हिंदी लिखिएगा, क्योंकि इससे बहुत अच्छे अंक में प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आपकी कॉपी जो है ना अट्रैक्टिव दिखने लगती है। क्योंकि गणित में टोटल गणित ही लिखनी जरूरी नहीं है कि अंक ही लिखे होंगे, क्योंकि कुछ कुछ चैप्टर ऐसे हैं जहाँ पर आपको लिखना भी पड़ेगा, जैसे कि रचनाएं चैप्टर हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी लिखना है बिंदु ए इसको मान लेना, बिंदु बी ये है, तथा जो अनुपात है आपका, अनुपात आपने देखा अनुपात जो दिया गया था वो 2:3 था। अनुपात का मतलब ही आप जानते होंगे कि अंश और हर में होगा, तो वही चीज़ अनुपात में बदली जा सकती है। जैसे कि 2/3 होगा तभी ये 2:3 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमें से इन अनुपातों को क्या मान लेना है, इसको मान लेना M1:M2, ये मान लेना है आपको कि पहला अनुपात को M1 दूसरा अनुपात को M2 मान लेना। और यहाँ पर ये जो चीज़ दी गई हैं इनको हम मान लेंगे X1, Y1, क्योंकि ये दोनों निर्देशांक हैं इसके, और यहाँ पे X2 और Y2। तो यहाँ पे भुज और कोटि को इस प्रकार मान लेना। अब आपको विभाजन फार्मूला मालूम होगा, विभाजन सूत्र द्वारा आपको इसको हल कर देना है। विभाजन सूत्र में आपको क्या x और y का मान चाहिए। देखिए तो पहला x का मान के लिए आपका फार्मूला होता है M1 × X2 प्लस M2 × X1 बटे M1 + M2। तो यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि आपको मान तो सारे कुछ मालूम होंगे आपके, पर यहाँ पर रखने होंगे। देखिए M1 का मान आपको मालूम है कि 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 2 रख देना है गुणे। और यहाँ पे X2 का मान पूछा जा रहा है, X2 का मान 4 है तो 4 यहाँ पे रख देंगे प्लस।
और m2 का मान आपको लिखना है। देखिए जो फार्मूला है वही में उसकी वैल्यू बस रख देनी है आपको, जितना भी उसका मान दिया गया है वो सारा कुछ फार्मूले में रख देना, आपका हल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको m2 का वैल्यू देखिएगा 2:3 में था, तो m1 का मान 2 और m2 का मान आपका 3 हो गया, तो 3 यहाँ पर रख देना आपको। और यहाँ पे गुणे का निशान बना करके आपको x1 का मान रखना, तो x1 का मान आपका -1 था, तो सिंपल सा वहीं पर आपको -1 रख देना, क्योंकि ये माइनस में है तो इसीलिए इसको कोष्टक में रख दीजिएगा। और बटे में क्या लगा देना आपको m1 + m2, तो m1 का मान 2 है, m2 का मान 3 है, तो इनको दोनों को जोड़ में लिख देंगे। अब इसको हल करना है, हल करना तो बिल्कुल आसान है, 4 दूना 8 हो जाएगा। और यहाँ पे ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस प्लस जो हो जाएगा आपका क्या माइनस, तो यहाँ पर ये माइनस आ जाएगा और 1 का 3 में गुणा कर देंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, 3 ही आपका आ जाएगा। और यहाँ पे 3 और 2 दोनों जो अनुपात दिए गए थे उनको जोड़ देना है, तो 5 हो जाएगा। आगे हल कर लेते हैं, 18 से 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, टोटल 15 आ जाएगा। 15/5, ये बटे के 5 लिखे रहने देंगे। अब देख लीजिएगा यहाँ पर 5 का भाग यदि 15 में दे देंगे तो आपको 5 × 3 = 15 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार 3 प्राप्त हो जाएगा, तो यही आपका क्या x का मान हो जाएगा। अब चलिए y का मान भी ज्ञात कर लीजिए, क्योंकि निर्देशांक ज्ञात करना ना, विभाजन सूत्र से निर्देशांक ज्ञात करने तो y का मान भी होना चाहिए। तो y बराबर आपका फार्मूला कुछ इसी प्रकार होगा, जैसे कि फार्मूला ये है, यहाँ पर भी m1 होगा पर लेकिन यहाँ पे x2 की जगह पर y2 होगा। बस इतना ही ध्यान रखना है, m2 और x1 की जगह पर x का आपका जो x1 लिखा वहाँ पर आपको y1, क्योंकि y का मान ज्ञात कर रहे हैं, बटे m1 + m2। तो आपको समझ में आ गया होगा कि फार्मूले में ज़्यादा बदलाव नहीं है, सेम टू सेम वही फार्मूला है। अब इनकी वैल्यू आपको यहाँ पर से ढूंढ के रख लेनी है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ कि जो x2 का मान है आपका -3 है और x1 का यहाँ पर y2 का मान जो है -3 है और y1 का मान 7 है। तो यहाँ पर मैं रखता जाऊँगा, तो आप बार बार नहीं दिखाऊंगा उसको। तो यहाँ पे y बराबर क्या, m1 का मान आपको मालूम होगा 2 अनुपात में दिया गया था, तो वो अनुपात वाला रख देंगे। और y2 का मान अभी आपको बताया गया है कि -3 y2 का मान है, प्लस m2 का मान आपका क्या हो जाएगा, m2 का मान आपका 3 है, क्योंकि अनुपात 2:3 था, तो m2 का मान हो जाएगा। और वहाँ पे y1 का मान आपको दिया गया था 7, बटे आपको इन दोनों को जोड़ देना है, 2 + 3 m1 + m2 बराबर क्या आ जाएगा। आपको इसको हल करना, 3 दूना 6 माइनस का 6, क्योंकि ये माइनस लगा हुआ है, प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस 7 × 21, तो 21 आपको लिख देना है। और बटे कितना, इनको जोड़ों को जोड़ देंगे, 3 2 5 हो जाएगा। आगे हल करेंगे, अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको घटाना है 21 में से 6, तो 21 से यदि 6 घटाएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, 15 ही तो प्राप्त होगा। और यहाँ पे बटे 5 लिखा हुआ है आपका। अब इसका इसमें भाग देंगे तो 5 × 3 = 15, तो आपका x और y दोनों का मान ही 3 के बराबर हो गया। देखिए अभी मैंने x का मान निकाला तब भी 3 आया था, y का मान भी निकाला गया तो यहाँ पर भी 3 आ रहा। तो अतः जो निर्देशांक होंगे, अतः उस बिंदु के निर्देशांक, देखिए निर्देशांक पूछ रहा था ना, उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, तो आपको यहाँ पर टोटल लिख देना है। उस बिंदु के निर्देशांक क्या है, 3, 3 होंगे, क्योंकि दोनों अनुपात बिल्कुल सेम आया है, होंगे। तो ये बात आपकी क्लियर हो गई होगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए x का मान पहले रखा जाता, पहले भुज होती फिर कोटि होती है। इनको बोलते हैं क्या, भुज। पहला जो x का मान होता है इसको भुज बोलते हैं, इसको कोटि बोलते हैं। तो यहाँ पे पहले x का मान रखेंगे तब y का मान रखेंगे। यदि आपको कोई अदर सवाल ऐसा आ जाए तो आपको क्या करना है, x और y के मान ज्ञात कर लेने और ऐसे रख देना है। समझ में आ गई बात, पहले x का मान फिर y का मान, पहले भुज फिर कोटि। तो कुछ इस प्रकार से आपको इस सवालों को हल करना, तो फार्मूला देख लीजिएगा, एक बार दोबारा नोट कर लीजिएगा और कई बार इसको दोहरा भी लीजिएगा, क्योंकि फार्मूले अगर नहीं आएंगे तो आप सवाल भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सारे के सारे सवाल जो है ना फार्मूला बेस है। इसमें कोई आपका कॉन्सेप्ट नहीं लगने वाला, केवल और केवल फार्मूले में रख देना, आपका पूरी तरीके से हल हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात कर लेते हैं, क्योंकि आपके लिए सारा कुछ यहाँ पे तैयार है डेटा मेरा, कि मैंने यहाँ पर आपको 10 वीडियो बनाने हैं, मेरे को 10 वीडियो और 10 क्वेश्चन, मतलब 100 क्वेश्चन आपको हल करवा देना है बोर्ड एग्जाम से पहले ही। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपने देखा भी होगा कि ये बार बार बोर्ड एग्जामों में पूछा भी जा रहा है। आपने प्रीवियस पेपर लगाए होंगे, यदि ये पुराने पेपर आपने देखा भी होगा तो वहाँ पर आपको ये देखने को जरूर मिला होगा। के का मान ज्ञात कीजिए, जहाँ बिंदु ए जो आपका दिया गया 7, -2 और 5, 1 और सी का जो बिंदु का निर्देशांक क्या दिए गए हैं, 3, के, तो तीनों संरेख हैं।
जब यही आपसे के का मान तभी पूछेगा जब वो संरेख देगा, क्योंकि उस संरेख में ही त्रिभुज के जो सभी कोणों का योग जो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 0 हो जाता है संरेख में। संरेख का कहने का अर्थ यही होता है कि जब तीनों बिंदु होती है ना, वो एक रेखा में होती है, उससे त्रिभुज नहीं बन सकता, उससे त्रिभुज नहीं बन सकता। संरेख मतलब ऐसी कोई तीन बिंदु होंगी जिससे त्रिभुज बनाया ही नहीं जा सकता। ऐसी 3 बिंदु यहाँ पे दी गई हैं, इनसे त्रिभुज नहीं बनाया जा सकता, इसीलिए इसका क्षेत्रफल भी 0 होगा, क्योंकि त्रिभुज बनेगा ही नहीं तो उसका क्षेत्रफल कहाँ से आएगा। तो यहाँ पर ये तीनों बिंदुओं का जो क्षेत्रफल बनने वाला होगा वो 0 होगा। आपने ये शर्त पढ़ी है किसकी, संरेख की। तो यहाँ पे हल में क्या लिखना है, अतः हम जानते हैं, अब नहीं भी जानते तो आज से जान लीजिए, अतः हम जानते हैं कि संरेख होने के लिए क्या होगा, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसका क्या होगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो कहने का अर्थ ये जो आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वही फार्मूले में रखकर आपको हल कर लेने हैं। तो यहाँ पर ये तीनों बिंदु दिए गए हैं, पहले वाले को हम मान लेते हैं x1। देखिए इस चीज़ को आपको लिख भी देना है, तो यहाँ पे मैं इसको x1 और इसको y1 मान लेता हूँ यहीं पर से ही आपको, और यहाँ पर भी आपको लिख देना माना बिंदु, ये बात यहाँ पर लिख देते हैं। बिंदु ए जो है उसको क्या 7 कामा माइनस का 2 लिखा हुआ है, तो इसको हम मान लेते हैं x1 कामा y1 के बराबर, ठीक। तो कहने का अर्थ x1 का मान इतना हो जाएगा और y1 का मान इतना हो जाएगा, तथा बी बिंदु जो हम मानेंगे, तो बी बिंदु क्या है आपकी 5 कामा 1, तो 5 कामा 1 किसके बराबर हो जाएगी, x2 कामा y2 के। तो यहाँ पे x2 कामा y2 के बराबर कर देना। सी बिंदु जो दिया है तथा सी बिंदु, तो सी बिंदु आपका क्या हो जाएगा, सी बिंदु आपका कितना दिया 3 कामा के, तो ये किसके बराबर, इसको x3 और y3 के बराबर रख देते हैं। तो कहने का अर्थ ये कि x3 का मान ये 3 हो जाएगा और y3 का मान k हो जाएगा। अब आपका त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लगा देना है, तो ये फार्मूला होता है 1/2 x1 ब्रैकेट में लिखना है y2 माइनस y3 और प्लस x2 और y3 माइनस y1 और प्लस x3 और ब्रैकेट में फिर आपको लिखना y1 माइनस y2। तो मैं इसको ट्रिक बताता हूँ आपको कैसे याद करें। देखिए याद तो मुझे भी नहीं था, पर मैंने इसको ये एक तरीके से याद किया है, तो वो आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप इसको याद कर पाएंगे लाइफ टाइम के लिए। तो देखिए आपको देखना क्या है कि जो भी आपका दिख रहा है x1 x2 x3, ये तो आपका अल्टरनेट चलेगा, कोई दिक्कत है नहीं। अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान देना है, जो ब्रैकेट में लिखना y1 माइनस y2 जो भी लिखा है, इसको कैसे पढ़ेंगे। तो इसको आपको कुछ इस प्रकार एक सर्किल बना लेनी है, आपको रफ कॉपी में ऐसा कर लेना है। तो इसको मान लेना y1 और फिर इसको मान लेंगे y2, फिर इसको मान लेंगे y3। तो आपको स्टार्ट कहाँ से करना, y2 से स्टार्ट करना है। तो y2 से स्टार्ट करेंगे तो y3 तक जाएंगे, इधर साइड बढ़ते आएंगे सर्किल में, तो ये y2 माइनस y3, ठीक। अब उसके बाद y3 के बाद क्या आएगा, y3 कामा माइनस 1। देखिए यहाँ पे y2 माइनस y3, y2 से क्या y3 आ गए, और y2 3 से मतलब y3 से किस में आ गए, y1 में। देखिए वैसे दिया है, और y1 से फिर किस में जाएंगे, y2 में, y1 से y2 में चले गए। तो ये आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए ये ट्रिक कैसे लगी आपको। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 1/2 लिख के चलना है। देखिए 1/2 लिखना ही लिखना है, उसको छोड़ना नहीं है, भले ही इस चीज़ का कोई भी काम नहीं हो, क्योंकि इस चीज़ को उधर साइड पक्षांतर कर देंगे, ये गुणे में इधर साइड उधर भाग में जाएगी, तो 0 के बटे में कोई भी चीज़ होगी तो वो 0 ही हो जाएगी। तो इस चीज़ को हटा देंगे, ठीक, क्लियर बात मेरी। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ को हटा देना, कोई दिक्कत है नहीं उससे। तो यहाँ पर आपको x1 का मान मालूम चला, x1 का मान मालूम है आपको कितना दिया है, 7 दिया हुआ है, तो रख देंगे। y2 का मान कितना दिया गया, क्योंकि ये चीज़ ये जो 1/2 है उसको उधर साइड पक्षांतर कर दिया है, तो ये खत्म हो चुका है, 1/2 लिखना जरूर नहीं है। y2 का मान आपका कितना दिया हुआ, y2 का मान 1 दिया हुआ, तो 1 रख देंगे। और यहाँ पे माइनस y3 का मान आपका क्या दिया है, k दिया है, तो k का मान रख देंगे वैसे ही। और इस प्रकार फिर प्लस लगा के x2 का मान रखेंगे, x2 का मान आपका 5 है, तो इस प्रकार लिख देंगे। और y3 का मान आपका k है, फिर से k लिख देते हैं। और माइनस y1 का मान आपको पूछा जा रहा है, y1 का मान -2 है, तो पहले से यहाँ पर माइनस है
और एक और माइनस आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको इसको मंजिला कोष्टक बना करके तब आपको छोटा कोष्टक के अंदर ये क्या लिखना, -2 लिख देना है। क्लियर बात मेरी यहाँ तक, क्योंकि डबल कोष्टक एक जैसे नहीं लगाए जा सकते हैं, क्योंकि आपने जैसे छोटा कोष्टक लगाया फिर भी छोटा कोष्टक लगा रहे हैं तो गलत बात है। आपको वहाँ पर मंजिला कोष्टक लगाना पड़ेगा। आपने ये कक्षा 6 में रूल पढ़ा होगा, बोर्ड मास का नियम, तो उस रूल के जरिए आपको ऐसे लगा देना है। प्लस x3 का मान आपने सीखा, x3 का मान क्या है, 3 है, तो यहाँ पर रख देना है आपको। और y1 का मान क्या है, y1 का आपका मान -2 आपने अभी देखा है, और -y2 का मान आपका फिर से 1 आ जाएगा। ये आपने यहाँ पर से देखिए ढूंढ लेना है, ठीक, कोई दिक्कत है नहीं, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। अब इसको हल सॉल्व करना है आपको। इसको सॉल्व करने के लिए आपको इसका इसमें गुणा करवा देंगे 7, इसका इसमें गुणा कर देंगे 7 के, क्योंकि ये गुणा का वितरण नियम लगता है। मतलब कद्दू कटेगा सब में बटेगा, कहने का अर्थ ये कि ये चीज़ कद्दू कट रहा है, ये कोष्टक खुलेगा तो ये इसमें भी गुणा होगा, इसका इसमें भी गुणा होगा, तो कद्दू कटेगा सब में बटेगा। तो ये आसान से ट्रिक याद कर सकते हैं। इसका भी कद्दू काटेंगे तो सब में बांटेंगे, ठीक, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 5 के हो जाएगा, और ये माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो ये 5 गुना कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे 10 हो जाएगा, क्योंकि ये कद्दू कटेगा सब में बटेगा। बात याद हो गई। अब यहाँ पर यहाँ इसको क्या कर लेना है, जोड़ देना है। तो ये -2 और -1 जोड़कर कितना हो जाएगा, -3। -3 का गुणा -3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ पर प्लस का ना रहकर माइनस का हो जाएगा। अब आपको k का मान निकालना, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि 10 से अगर आपने घटाया 9, मतलब 10 से क्या घटाया 9, तो आपका कितना मालूम प्राप्त कितना होगा, 1 प्राप्त होगा, ठीक, बराबर 0। इसको लिख के रहने देंगे। और ये 7 के है, माइनस का 7 के और प्लस का 5 के, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, घटेंगे, क्योंकि माइनस और प्लस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो घट करके कितना आ जाएगा आपका 2 के, वो भी किस चीज़ का, माइनस का 2 के आएगा। ये 7 लिखा रहने देंगे आपको, और यहाँ पे प्लस का 1 आ रहा था, ठीक। अब यहाँ पे आपको क्या कर देना, ये जो 2 के लिखा उसको उधर साइड पक्षांतर कर लेंगे। ये माइनस में उधर साइड में जाके किधर में हो जाएगा, प्लस में। और ये 7 और 1 जो 7 है इसको जोड़ देंगे तो ये 8 हो जाएगा बराबर, ये 2 के उधर साइड पक्षांतर हो जाएगा, जो माइनस में था उधर प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों पक्षों में आप 2 का भाग दीजिए, या तो 2 को इधर साइड पक्षांतर कर लीजिए। 2 का भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 बचेगा आपका। तो कुछ इस प्रकार से ये आपका k बराबर 4 वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ये तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आपको दे दिया जाए कि इस जो निर्देशांक हैं वो क्या हैं, आपके निर्देशांक संरेख हैं। अगर यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया जाए तब k का पूछा जाए तो मान तो नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो यार त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया जाए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है तो k का मान ज्ञात कीजिए, तब भी ज्ञात कर सकते हैं। पर आप ऐसा नहीं ज्ञात कर सकते। यदि त्रिभुज का दे दिया जाए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और कोई बिंदु न दिया जाए, आपको संरेख वनरेख न बताया जाए, तो आप इसमें से k का मान नहीं निकाल सकते, और ऐसा पूछा भी नहीं जाएगा। तो आप k का मान तभी निकालेंगे जब आप इसको 0 के बराबर रख देंगे। तो ये बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है। इन प्रश्नों की तैयारी और भी कर लेना, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ये निर्देशांक ज्यामिति है, इसमें से क्वेश्चन जरूर से जरूर बनेंगे जरूर, और ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे और देखने को भी मिलेंगे आपको। 21 तारीख को आप खुद ही पेपर देते वक्त देख लेंगे। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, जो बहुत ही आसान है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देख लीजिए यहाँ पर अब यदि आपको एंगल पता है कि कितना मान कितने डिग्री पर कितना होता है, तो आप इसको आसानी से हल कर पाएंगे। और यदि नहीं मालूम ये चीज़ तो फिर आप इसको गड़बड़ भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर मैं इस प्रश्न को एक अच्छे तरीके से आपको हल करवा सकता हूँ, जिस तरीके को आपको देखते ही आपको बहुत ज़्यादा खुशी फील होगी, क्योंकि ये तरीका बहुत ही आसान है। इतना आसान कि इस तरीके से कोई आसान हो ही नहीं सकता। आपको यहाँ पर 2 मान लिखा दिखाई दे रहा है, तो 2 मान आपको लिख देना है। और tan 45 का मान आपने देखा होगा कि उसका मान कितना होता है, 1 होता है। इसका वर्ग कर देंगे, क्योंकि tan 45 का वर्ग दिखाया जा रहा है। यदि ये बहुकल्पी में आएगा तो आपको कुछ नहीं करना, tan 45 को छोड़ ही देना, क्योंकि उसका मान 1 होता है ना, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। और 2 गुणे सेक 45 डिग्री। देखिए सेक अब होता क्या, सेक स्क्वायर 45 डिग्री। सेक होता है आपका कितना, सेक 45 का मान कितना हो जाता है, सेक 45 का मान √2 होता है ना, और √2 का वर्ग करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सेक का भी वर्ग लिखा हुआ है। तो सेक 45 का मान √2 था। अब इसको हल कर लेंगे, आसानी से हल हो जाएगा। 2 का इसमें गुणा कर देंगे 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 का अगर वर्ग करेंगे तो भी 1 आएगा। 1 का मतलब 2 बार गुणे में, वर्ग का मतलब यही तो होता है। इसके इसमें गुणा कर देंगे 1 आ जाएगा, 1 फिर 2 में गुणा कर देंगे 2 ही आ जाएगा। आपने ये जाना होगा। और ये स्क्वायर और वर्ग दोनों चीज़ आपस में कट जाती हैं,
स्क्वायर और स्क्वायर रूट जिसे वर्गमूल बोलते हैं और वर्ग बोलते हैं, दोनों आपस में कट जाती हैं। तो बचेगा क्या, 2। 2 का 2 में गुणा करेंगे 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको घटा लेंगे तो माइनस का 2 आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि 2 से घटाया आपने 4, तो आपका माइनस का 2 आंसर हो जाएगा। यही आपका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आप चौथे की बात कर लेते हैं, जो भी ये भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये भी है। तो यहाँ पर लिखा 2 tan 30 डिग्री बटे 1 + tan 30 डिग्री। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना, 2 गुणे tan 30 डिग्री का मान आपको मालूम होगा 1/√3 होता है, बटे, और इसी प्रकार यहाँ पर भी tan 30 डिग्री का मान रखना है 1/√3। अब हल करना है इसको। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2/√3 बटे पूरे के बटे में। अब इसको यहाँ पर से लासा ले लेना है, तो यहाँ पर आपका लासा आ जाएगा √3, और इसका इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाए, √3 बार, तो √3 + 1 आज का आंसर यहाँ पर मिलने लगेगा। अब इस चीज़ को इस चीज़ से कैंसिल कर सकते हैं, ठीक। तो बचेगा क्या, 2/√3 + 1। आगे हल करेंगे। अब आपने देखा होगा कि कभी भी हर पर यदि मिल जाए आपको वर्गमूल का निशान, तो वहाँ पर आप कर सकते हैं उसका परिमेयकरण, क्योंकि हरों में कभी भी आपको वर्गमूल नहीं दिखना चाहिए, कि इसीलिए आपने कक्षा 9 में सीखा होगा हरों का परिमेयकरण करना। तो ये इसीलिए होता है कि यदि हर में कोई भी अंडर रूट का निशान दिख जाए तो आपको उसका परिमेयकरण कर दें। तो परिमेयकरण कैसे करते थे आप ये देख लीजिएगा। तो आप करते थे कि इस जो हर दिया गया है इसके विपरीत चिन्ह से आप गुणा करवा देते थे। तो विपरीत चिन्ह क्या है, जैसे कि आपने देखा कि √3 + 1 था, तो यहाँ पे √3 - 1 से गुणा करवा देंगे अंश और हर में। देखिए ये बात आपको लिख देनी है हरों का परिमेयकरण करने पर, यहाँ पे लिख देना है, रेशनलाइजेशन कर रहे हैं आपका हरों का परिमेयकरण। आपने जो किया है उसको लिख जरूर देंगे, परिमेयकरण करने पर। अब हरों का परिमेयकरण करेंगे तो इसका इसमें गुणा नहीं करेंगे, तो 2√3 - 1 बटे, अब यहाँ पर दोनों में दिख रहा है, दोनों कोष्टक देखिए समान है, एक कोष्टक में a + b है और एक कोष्टक में a - b है। तो इसको लगा सकते हैं सूत्र द्वारा, a² - b² द्वारा। तो a² मतलब √3 का वर्ग, -b का वर्ग मतलब 1 का वर्ग, क्योंकि 1 है, b का मान क्या है 1, इसका वर्ग से आप इस फार्मूले का लगा के इसको, इस सूत्र को बोलते हैं वर्गांतर सूत्र। क्या बोलते हैं, वर्गांतर सूत्र। तो ये वर्गांतर सूत्र द्वारा ही आपको हल हो कर देंगे। अब यहाँ पर 2 और ब्रैकेट में लिखा √3 - 1 बटे, इसका 3 का वर्ग करेंगे, देखिए वर्ग से अंडर रूट कट जाएगा ना, तो आपका 3 आ जाएगा बटे 1 माइनस का 1, और यहाँ पर आपको थोड़ा सा भी हल करके 2 लिख देना है। 2√3 - 1 बटे, ये 2 से 3 से घटाएंगे 1 तो आपका 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा कितना, √3 - 1। तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा। तो काफ़ी देर के बाद ये आपका आंसर आया है। तो आपका यदि ऐसा नहीं आ रहा तो आप एक बार चेक कर लीजिए। देखिए रेशनलाइजेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने यहाँ तक छोड़ दिया तो आपका ये 3 अंक का मार्क्स का था, तो आपको केवल 1 ही अंक दिया जाएगा, क्योंकि आपको बेसिक चीज़ की जानकारी नहीं थी यहाँ पर। तो आपको कभी भी हर पर अंडर रूट नहीं छोड़ना है, जब भी आए परिमेयकरण जरूर करवा देना है, ठीक। तो चलिए अब आप बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें की। तो देख लेते हैं, चलिए अब प्रश्न नंबर 5 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 में आपको क्या दिया हुआ, ये प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ट्रिग्नोमेट्री का ये भी क्वेश्चन है, यदि ए और बी सी जो त्रिभुज के हैं, अंतःखंड है मतलब अंतःकोण है, तो कोई त्रिभुज ए बी सी आपने देख लिया कि जैसे कि त्रिभुज ये दिया हुआ है, मुझे नहीं मालूम कि ये समकोण त्रिभुज है कि कौन सा कोण त्रिभुज है, मैंने मान लिया ए बी सी ये 3 कोण हैं। तो इनके अंदर के कोण जो है ना, ये ए जैसे कोण है, तो ए के अंदर वाला कोण, बी वाला कोण, ये सी वाला कोण, इन कोण हैं जो ए और बी और सी चीज दिए गए हैं। तो ये अंतःकोण दिए गए हैं किसके, त्रिभुज ए बी सी के। तो ये त्रिभुज ए बी सी दिया गया, इसके अंतःकोण मतलब अंदर वाले कोण। बाह्य कोण होगा तो ये बाहर वाले कोण जो होते हैं ना उसको बाह्य कोण बोलते हैं। तो यहाँ पर अंतःकोणों की बात कर रहे हैं। तो उसमें क्या सिद्ध करना है, आपको दिखाना है, दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटे 2 और बराबर है कॉस ए बटे 2 से। तो इस क्वेश्चन को मैं बिल्कुल सरल तरीके से बताऊंगा, क्योंकि आपने कई तरीके पढ़े होंगे, तो जो मेरा तरीका भी फॉलो करना बहुत आसानी से आपको ये सिद्ध हो जाएगा।
तो ऐसे सवालों को आपको बहुत आसानी से करना। देखिए ये सवाल देखने के लिए बहुत बड़े होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री सारे बच्चों को नहीं समझ में आती है, और मैथ का भूत जो होता है ना आपके दिमाग में हमेशा सवार होता है। तो मैथ में ये आपको ये क्वेश्चन अगर गलत हो जाए तो इसकी गारंटी ले रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपका गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिस तरीके से मैं बताऊँगा। पर आपको माइंड लगाकर, दिमाग लगाकर इस चीज़ को पूरी तरीके से गौर करके देखना है। तो ये जो आगे आने वाले 5 मिनट है उसमें आप इसको अच्छी तरीके से ध्यान देकर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपने कभी भी पढ़ा होगा कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यदि एक त्रिभुज का ये कोण है 100, मान लीजिए कि ये सपोज दैट ये एक कोण है, ये भी कोण है, और ये भी कोण है, ये भी कोण है, इन दोनों तीनों कोणों को जोड़ दीजिए 180 के बराबर होगा। अगर 180 से 1 डिग्री 0.1 डिग्री भी अगर आपका ये कम बन रहा है, 189 बन रहा है या 181 बन रहा है, तो त्रिभुज कभी जिंदगी में बन ही नहीं सकता। वो त्रिभुज बन ही नहीं सकता। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग हमेशा ही आपका 180 होगा। इससे कम ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगर ये ऐसा हो गया तो वो त्रिभुज कभी नहीं बनेगा। वो कुछ इस प्रकार से चला जाएगा, कभी भी त्रिभुज कटेगा नहीं। वो थोड़ा सा किनारे से ही चला जाए, मान लो जैसे कि ये अगर एंगल थोड़ा सा भी कम हो जाएगा तो 180 डिग्री के बराबर नहीं, तो वो त्रिभुज नहीं बन सकेगा, वो हमेशा चलता रहेगा। ठीक, तो वो त्रिभुज नहीं बनेगा। त्रिभुज तभी बनेगा जब तीनों कोणों का योग 180 होगा। तो ये बात आपको यहाँ पे लिख देनी है। तो यहाँ पे लिखने हैं अतः हम जानते हैं। भाई जानते नहीं थे अभी तक, तो अब जान गए हैं, जानते हैं तो भी ठीक है, नहीं जानते तो भी यहाँ पे लिखना अतः हम जानते हैं, जानते हैं कि त्रिभुज की जगह पर आप त्रिभुज बनाकर भी लिख सकते हैं या त्रिभुज लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो तीनों कोण क्या है, एक एंगल ए है और एक एंगल बी है और एक एंगल सी है। इन तीनों का कोण कितना है, 180 डिग्री के बराबर होगा। अब आपको एक चीज़ तो बहुत दिमाग में खा रहे हो कि सर यहाँ पर देखने में 2 बटे में आ रहा है और यहाँ पे 2 है नहीं, तो आपको करवा देना है 2 से भाग। क्या करवाना है, 2 से भाग। तो यहाँ पे लिख देना है 2 से भाग देने पर, 2 से पूरे समीकरण में भाग देने पर जो भी चीज़ आपको करनी है वो चीज़ आपको लिख देनी है यहाँ पर। तो 2 से पूरे समीकरण में भाग देंगे। देखिए समीकरण यहाँ पे इस बात को क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जब भी आपको देखें 2 पक्ष दिखाई दें, एक दायां पक्ष एक बायां पक्ष, तो आप समझ जाइएगा कि वहाँ पर समीकरण, बराबर का निशान आपको ही बताता है कि वो समीकरण है। ठीक, तो इसको हम समीकरण बोल सकते हैं। तो इस समीकरण में हम 2 से भाग दिलवा देते हैं। तो ए में 2 से भाग देंगे तो ए बटे 2 हो जाएगा, बी में 2 से भाग देंगे तो बी बटे 2 हो जाएगा, सी में 2 से सी बटे 2, और यहाँ पे 180 में यदि 2 का भाग देंगे तो ये 90 हो जाएगा। आपने जान लिया कि 2 का भाग देना। ठीक, तो 18 दुनिया मतलब 9 दूना 18 होता है, तो यहाँ पे 2 से इसमें भाग दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 90, 90 दूना 180 हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार ये 90 प्राप्त हुआ आपका। अब इसके बाद आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये बी प्लस सी लिखा हुआ है, तो आपको भी बी प्लस सी चाहिए और ए को उधर साइड पक्षांतर कर देना, जैसे कि यहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर लिख देना बी प्लस सी बटे 2, इसके बटे में 2, इसके बटे में 2, बराबर ये लिखना 90 माइनस ए बटे 2, ये लिख देना। ठीक, यहाँ तक कोई भी बदलाव नहीं होगा। ये प्लस में थी, इधर साइड माइनस में आ गई। अब यहाँ पर दिख रहा साइन, तो ये साइन दिख रहा, तो साइन ही दोनों पक्षों में कॉमन ले लेना है। तो यहाँ पे लिख देना साइन लेने पर, लिख देना दोनों पक्षों में, लिख देना दोनों पक्षों में, क्योंकि दोनों हम पक्षों में कर रहे हैं, दोनों पक्षों में साइन लेने पर। तो यहाँ पर दोनों पक्षों में साइन ले लीजिए। साइन मतलब जो आपको ज्या कहते हैं, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, ज्या कहते हैं। तो ज्या दोनों पक्षों में ले लीजिए। तो बी प्लस सी बटे 2, देखिए दोनों के हर जो है समान है, तो समान हर को आप एक बार लिख देंगे तो कोई दिक्कत है नहीं, और उनको दोनों को जोड़ में लिख देंगे। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर भी आपको साइन ही कॉमन लेना है, तो 90 माइनस ए बटे 2 आपका ये भी साइन के बराबर हो जाएगा। अब एक चीज़ आपको आपने पढ़ी होगी, कभी भी आपको पढ़ी होगी, साइन 90 माइनस थीटा बराबर आपने पढ़ा होगा कि कॉस थीटा होता है। क्या, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। तो
तो यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पर क्या लिखा है a/2, तो कॉस की जगह पर ये कॉस लिख देंगे, थीटा की जगह पर क्या लिख देंगे a/2। तो इस प्रकार ये आपका सिद्ध हो जाएगा। तो ये आपके 5 मिनट बहुत ही अहम थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। तो यहाँ पे देख लीजिए आपको क्या करना, सिंपल सा मैं पूरा फिर से एक बार रिव्यू करके दिखा रहा हूँ कि आप जानते हैं कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तीनों कोणों को जोड़ देना है, a+b+c बराबर 180, 2 से भाग दिलवाना है क्योंकि यहाँ पर 2 आपको चाहिए। उसके बाद आपको क्या करवाना था, b+c चाहिए था क्योंकि b+c एक साइड था और a एक दूसरे साइड था। तो दोनों पक्षों में उसको भगा देना है, इधर उधर कर देना है। और फिर यहाँ पर देख लेना कि भी क्योंकि यहाँ पर कॉस भी कभी लिख के आएगा तो कॉस कॉमन लेना पड़ेगा आपको। कॉस को क्या लेना पड़ेगा, दोनों पक्षों में कॉस लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने साइन लिया है क्योंकि साइन की ज़रूरत थी यहाँ पर। तो आपका ये सिद्ध हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। क्या लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड। या आप इसको हिंदी में लिखना चाहेंगे तो लिख देंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम। या आप संस्कृत में ये तो हो जाएगा। यदि आपको हिंदी में लिखना है तो आप लिख देंगे यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। तो आप ये तीनों लैंग्वेज का प्रयोग, किसी न किसी लैंग्वेज का प्रयोग कर देंगे, कोई दिक्कत है नहीं। तो आपको जो भी अच्छी लगे वो कर देना। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6वें की। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सरल और बार बार आने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि आपने देखा होगा इन सभी इस ऐसे सवाल कभी भी आपको मिले जिनके दोनों कोणों का योग 180 के बराबर हो। सॉरी, यहाँ पर 180 के बराबर नहीं, यहाँ पर इन दोनों कोणों का योग 90 के बराबर हो। कितने डिग्री के, 90 डिग्री के। और वो क्या हो, साइन हो और कॉस हो। क्या हो, साइन कॉस हो, या टैन हो और कॉट हो, और या तो कॉसेक हो और सेक हो। इन दोनों होना चाहिए, मतलब जोड़े के साथ आना चाहिए। सभी क्या हो ना, जोड़े के साथ हो और दोनों कोणों को जोड़ दिया जाए तो 180 हो। तो यहाँ पर इसका मान हमेशा 1 के बराबर होगा, ये गारंटी ले रहा हूँ। 1 के बराबर, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले बहुविकल्पी में तो केवल 1 के बराबर में निशान मार देना, क्योंकि बहुविकल्पी क्वेश्चन बन सकता है इससे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको एक चीज़ को बदल देना। तो यहाँ पे जो लिखा है उसको पहले उतार देंगे एक पेज में अच्छी तरीके से। अब यहाँ पर इसको हल करने वाले हैं। तो आप या तो कॉस को बदल लीजिए या साइन को बदल लीजिए, दोनों से कोई में से गड़बड़ी नहीं होगी। आप केवल एक को ही चेंज करना है। अब यहाँ पर इसको चेंज कर सकते हैं। यदि साइन 18 को हम लिखना चाहें तो 90 माइनस 72 लिख सकते हैं। आपको दिखाई दे रहा हो साइन 18 ही लिखा हुआ है। साइन 18 मतलब 72 से 90 हटा देंगे, मतलब 90 से 72 घटा देंगे तो कितना मिलेगा आपको, 18 डिग्री मिलेगा। तो हमने उसको अलग फॉर्म में लिख दिए, ठीक, कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पर। अब आपने पढ़ा होगा साइन 90 माइनस थीटा बराबर, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो थीटा की जगह पर यहाँ पे क्या लिखा, 72 डिग्री लिखा है। तो हम भी थीटा की जगह पर 72 लिख देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे कॉस 72 बटे कॉस 72, तो पहले से ही था बटे में। अब ये दोनों कट जाएंगे, हमेशा आंसर इसका एक आएगा। ये एक आंसर तब आएगा जब इनके बीच में बटे का निशान हो, ठीक। गुणे का निशान होगा तो इसमें आंसर आएगा नहीं, ये हल ही नहीं हो पाएगा। यदि घटाने का निशान आएगा तो इसका आंसर 0 के बराबर आएगा, ठीक। ऐसे सवालों में यदि यही लिखा होता साइन 18 डिग्री माइनस कॉस 72 डिग्री, तो इसका मान हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। और यदि यही चीज़ का मान बटे में लिखा होगा तो उसका मान 1 आएगा, और प्लस और गुणे में ये हो नहीं सकता, ठीक। तो अब इसके बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें की। क्वेश्चन नंबर 7वां भी आपका ट्रिग्नोमेट्री का ही, कुछ इसी प्रकार का सवाल, इसमें भी आपको बदलाव करने हैं। तो यहाँ पे कॉस 72 साइन 72 और कॉस 18 कॉस साइन 18 लिखा हुआ है। तो आपको कुछ चीज़ें चेंज करनी है। चेंज कहाँ से करनी, जो भी करना आप अंश को चेंज कर लीजिए या तो हर को चेंज कर लीजिए। तो चलिए हम यहाँ पर भी अंश को चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे कॉस 90 माइनस 18, 90 से 18 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 72 तो आएगा आपका, कोई दिक्कत है नहीं। और यहाँ पे साइन जो लिखा है आपको 90 माइनस कितना कर देना है, 90 माइनस यहाँ पर भी 18 कर देंगे तो 72 आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर इस प्रकार कर देना। और देखिए एक चीज़ को करना, या तो अंश को कर लीजिए चेंज कर लीजिए, या तो हर को कर लीजिएगा। तो दोनों में से एक को करना है, ठीक। तो हम यहाँ पर केवल और केवल अंश पर ये प्रतिक्रिया चालू करते हैं। अब इसके बाद आपने पढ़ा होगा कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो थीटा की जगह पर क्या 18 डिग्री लिखा, तो हम भी यहाँ पे लिख देंगे साइन 18 प्लस
साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। तो यहाँ पर हम भी कॉस लिखेंगे, 18 की जगह थीटा की जगह 18 लिख देंगे क्योंकि 18 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर भी बटे में क्या लिखा, कॉस 18 बटे साइन 18। देखिए अंश और हर बिल्कुल पूरी तरीके से समान हो चुके हैं। देखिए कॉस 18 साइन 18, कॉस 18 साइन 18, तो इसको काट देंगे, आपका यहाँ पर भी मान 1 आएगा। तो मैंने क्या किया, जब भी ये बटे में आएगा उसका मान हमेशा 1 आएगा। तो हमेशा इसका मान 1 आएगा। यदि यही चीज़ आपको माइनस में मिलती तो इसका मान 0 आता। तो मेरी बात ये क्लियर हो रही है। जब भी ऐसा बहुविकल्प पे मिल जाए तो 1 को निशान मार देना, कोई भी निसंकोच इसको मार देना निशान, ठीक। और उसको एमआर सीट में भी फिल कर देना। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में कोई, क्योंकि हमारा टारगेट था क्वेश्चन यहाँ पर कितने क्वेश्चन करवाना, 10 क्वेश्चन करवाने का। ये भी ट्रिग्नोमेट्री से ही क्वेश्चन है। इसके बाद जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री की होने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री के क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के ये क्वेश्चन में आपको केवल वैल्यू मालूम होगी तो आप इसको हल कर पाएंगे। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता, आप इसको लिख देंगे। गुणे कॉस 60 का मान भी √3/2 होता है, इसको लिख देंगे। प्लस साइन 30 का मान आपने देखा होगा कि साइन 30 का मान 1/2 होता है और कॉस 30 का मान भी 1/2 होता है। कॉस 60 का मान 1/2 होता है। तो अब इसको हल करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि √3 से अंडर कैंसिल हो जाएगा, आपका 3 आ जाएगा, ठीक। और ये 2 गुणे 2 मतलब 4 हो जाएगा, और 1/2 और इसको 2 के 2 में गुणा कर देंगे तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे हर समान है आपके, तो हर का लासा लेंगे 4 आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे 4 आ जाएगा, 4/4 मतलब काटेंगे, आपका आंसर 1 आ जाएगा। आसान से हो जाएगा, बिल्कुल आसानी से। अब क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन की, जो क्वेश्चन नंबर 9 है। अब इसको सिद्ध करना है। tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री बराबर 1 दिखाइए। तो यहाँ पर 1 के बराबर दिखाना इसको हल करके। तो अब इसको हम आसानी से हल कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है क्वेश्चन। आपने देखना, आपको देखा मैंने बताया कि जब भी क्वेश्चनों का जो एंगलों का जोड़ 90 के बराबर होना चाहिए। कितने के बराबर, 90 के बराबर। तो ऐसे 2 जोड़े मिल रहे हैं आपको, 2 पेयर मिल रहे हैं, दोनों जोड़े हैं। तो इन दोनों पेयरों में से क्या कर देना, आपको एक एक चीज़ चेंज कर देनी है। तो मैं यहाँ पे tan को चेंज कर देता हूँ। tan को लिख सकता हूँ tan 90 माइनस 42। यदि 42 घटा देंगे यहाँ पे 90 से, तो आप क्या मिलेगा, आपको 90 से 42 घटाने पर 48 मिल जाएगा। तो ये आपको कर देना है। अब इस प्रकार इसको भी चेंज कर देना है। tan 23 डिग्री को, tan 23 को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 23, मतलब 23 नहीं 67 है। यदि 67 मतलब 67 घटा देंगे आप किसी में से, 90 से, 90 से यदि 67 घटाते तो आपको 23 मिल जाएगा, और बाकी की चीज़ें वैसे ही लिख के रहने देंगे। तो यहाँ तक आपकी बात क्लियर हो रही होगी। अब इसके बराबर में 1 लिखते रहेंगे, ठीक। अब यहाँ पर इसको tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, तो यहाँ पर लिख देंगे कॉट। देखिए tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। तो यहाँ पर tan 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह 42 डिग्री लिखा, तो यहाँ पे कॉट 42 डिग्री आपका हो जाएगा। इंटू tan 42, tan 67 डिग्री, यहाँ पर tan है तो यहाँ पे कॉट 67 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि यही फार्मूले से। और आगे की चीज़ें लिख के रहने देंगे। tan 72 डिग्री, सॉरी यहाँ पे 72 नहीं था, ये 42 था, तो 42 लिख देंगे। तो tan 42 डिग्री और इंटू tan 67 डिग्री बराबर 1। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि यदि ये tan और कॉट आपस में एक दूसरे से कट जाते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रम होते, तो ऐसे काट करके आप 1 के बराबर 1 कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं इसका। आप इस तरह भी कर सकते हैं, और एक रूल आप लगा सकते हैं यहाँ पर, इसको बटे में कर करके मतलब कहने का अर्थ यहाँ पे ये है कि यदि कॉट को हम लिखना चाहें तो कॉट 42 को हम लिख सकते हैं 1/tan 42, ठीक। इसी प्रकार कॉट 67 को हम लिख सकते हैं 1/tan 67। अभी यहाँ पर भी इसी प्रकार रखने पर आपको मान 1 के बराबर मिलेगा। देखिए tan 42 से tan 42 कैंसिल होने लगेगा, और इसका 67 से cot 67 कट, tan 67 से tan 67 कटने लगेगा, आपका मान 1 के बराबर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में से आपको बोर्ड एग्जाम में देखने जरूर मिलेंगे, क्योंकि ऐसे टॉपिक से पूछे जाते हैं आपके क्वेश्चन भी।
देखिए बोर्ड एग्जाम में केवल हम अनुमान लगा सकते हैं, गारंटी ले सकते हैं कुछ कुछ क्वेश्चनों की जो कि आपके पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन की भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हद तक इसकी मांग होती है बोर्ड एग्जामों में। तो यहाँ पे लिखा सेक थीटा बराबर 13/12, तो यहाँ पर सेक लिख देंगे और यहाँ पे थीटा लगाकर 13/12 लिख देंगे। ये दिया हुआ आपको क्या पूछ रहा, कॉस का मान। तो आपने पढ़ा होगा कॉस का मान सेक का उल्टा होता, तो यहाँ पर 12/13 लिखा तो 13/12 लिख देंगे, ये आपको मालूम है। ठीक, 13/12 था तो आपको 12/13 लिख देना, ये कॉस का मान हो गया। अब आपका साइन का मान चाहिए, साइन का मान। तो आपने पढ़ा होगा कि साइन थीटा बराबर होता है, सेक थीटा बराबर होता है आपका कर्ण बटे आधार। सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार। अब आपको यहाँ पर से कर्ण बटे आधार चाहिए, तो आपको क्या चाहिए, लंब चाहिए। तो लंब का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, माइनस आधार का वर्ग। अब यहाँ पे कर्ण लंब का मान तो आपको चाहिए, तो लंब बराबर रखे रहने देंगे, इसका लंब का वर्ग बराबर रखे रहने देंगे। कर्ण का वर्ग क्या है, 13, 13 का वर्ग करेंगे। ठीक, इसी प्रकार माइनस लगा के आधार का वर्ग मतलब 12 का वर्ग, आधार क्या है 12 है आपका। तो लंब का वर्ग बराबर कितने के हो जाएगा, 13 का वर्ग 169 हो जाएगा, 12 का वर्ग 144 हो जाएगा। अब इसको घटा लेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, देखिए ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, 13 का वर्ग 12 का वर्ग, कम से कम 20 तक तो याद ही कर लीजिए, आसानी हो जाती है ऐसे करने से। अब नहीं तो गुणा करवाते रहिए, 13 का 13 में, 12 का 12 में। ठीक, तो इसका इससे घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, और कर्ण का वर्ग आपका ये हो जाएगा। तो देखिए कर्ण का वर्ग 25 के बराबर, तो यदि वर्ग को हम पक्षांतर करेंगे तो ये अंडर रूट में परिवर्तित हो जाएगा। अब यहाँ पर कर्ण का वर्गमूल जो होता है वो 5 होता है, 25 का वर्गमूल कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। ये आपका क्या लिखा, लंब लिखा हुआ था, कर्ण मैंने लिख दिया यहाँ पर गलती से, तो ये आपका क्या लिखा, लंब का मान आया, किसका, लंब का मान 5 आया। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो कर्ण का मान आपको मालूम है कि 13 है, 13 लिख देंगे, 5 ऊपर लिख देंगे। ये पाइथागोरस प्रमेय होती, क्या होती, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हम इसको हल कर दिए। क्योंकि मेरे पास ज़्यादा समय था नहीं, पाइथागोरस प्रमेय मैंने सोचा क्यों आपका समय लूँ, तो अब मैं बता दिया हूँ कि ये पाइथागोरस प्रमेय है। ठीक, इस प्रमेय के द्वारा आप ये समकोण त्रिभुज में ही केवल फिट होती है, केवल समकोण त्रिभुज के लिए होती है। यदि 90 डिग्री का कोण वाला त्रिभुज होगा तो ही ये फिट होगी। ठीक, तो ये इस प्रकार कुछ क्वेश्चनों को आप कर सकते हैं। तो कुछ कुछ क्वेश्चनों में आपको आसानी से हो गया होगा, क्योंकि इसको उल्टा कर देंगे, इसका व्युत्क्रम होता तो व्युत्क्रम आ जाएगा। अब यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाने की जरूरत पड़ गई थी, क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन में साइन थीटा का मान पूछा था। यदि आपको केवल कॉस थीटा का मान पूछता तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते थे मेरे इसी फार्मूले के द्वारा, कि आप उसका उल्टा कर देते तो आपको आसानी से ज्ञात हो जाता। तो कुछ इस प्रकार से मैं 42 मिनटों में आपका ये 10 क्वेश्चन करवा पाया हूँ। काफ़ी ज़्यादा ये क्वेश्चन लॉन्ग थे और काफ़ी ज़्यादा बोर्ड एग्जामों में पूछे जाते थे, तो मैंने ये सारे के सारे प्रीवियस पेपर्स उठाए जो पुराने सालों में कई बार पूछे गए हैं। तो फिर से एक मिलते हैं नए वीडियो में, जिसमें हम नए क्वेश्चनों की बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।